आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से 15 लाख लेने के नियम बदले। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, डॉक्यूमेंट्स एंड रूल सिंप्लीफाइड। भूतपूर्व सैनिकों, पत्नी और बच्चों के लिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है, जब आप आर्मी में सर्विस कर रहे थे उस समय हर महीने AGIF के नाम पर सब्सक्रिप्शन कटता था और यह सब्सक्रिप्शन समय समय पर रिवाइज होता है। उस समय सेवारत रहते हुए यदि किसी जवान का बलिदान हो जाता है तो एक मुश्त जितना भी जो इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स होता है वो परिवार वालों को दिया जाता है। और यदि सैनिक सेवानिवृत्त होता है तो AGIF में जितना भी पैसा जमा होता है वो 8.5% ब्याज के साथ रिटायरमेंट के समय दे दिया जाता है। अब जब सेवा के दौरान इंश्योरेंस होता है तो रिटायरमेंट के बाद में भी भूतपूर्व सैनिकों को इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी जो इंश्योरेंस है उसको एक्सटेंड किया जाता है, जिसका नाम रख दिया गया है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस यानी EI। तो देखिए, इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस माने सेवा के दौरान बलिदान उपरांत जवान को दिया जाने वाला इंश्योरेंस, जिसके लिए हर महीने जवान की सैलरी में से सब्सक्रिप्शन कटता है। और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्या होता है, सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिक की मृत्यु के उपरांत परिवार वालों को यानी NOK को, नॉमिनी को या कंटीजेंट नॉमिनी को दिया जाने वाला एक मुफ्त क्लेम इंश्योरेंस, जिसके लिए एक बार रिटायरमेंट के समय सब्सक्रिप्शन करता है। अब जितने भी आर्मी के सेवानिवृत्त जवान हैं उनके पास में एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके जो पैसे कटे हैं रिटायरमेंट के समय उस पैसों के कटने के उपरांत आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा आपको दिया जाता है। आजकल ये डिजिटल हो चुका है, आप इसको ईमेल के जरिए भी मंगा सकते हैं या लेटर लिखकर भी आप मंगवा सकते हैं। तो जिनके पास एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है वो आज ही चेक कर ले और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड वसंत विहार न्यू दिल्ली से मंगवा के रख ले, क्योंकि इसके बदले 15 लाख रुपए आपके परिवार वालों को मिलने होते हैं। तो ये तो बात रही इंश्योरेंस और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। अब आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने इसी साल यानी 2026 में एक लेटर निकाला है और इस लेटर के जरिए जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम है, किसी भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद परिवार को जो 15 लाख रुपए मिलने हैं, उस क्लेम के जो नियम है उनको सिंपल कर दिया है। यानी अब ज्यादा झंझट नहीं होगा, ज्यादा कागज नहीं बनाने पड़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से 15 लाख रुपए परिवार वालों को मिल जाएंगे। तो क्या है नियम, मैं आपको लेटर के जरिए पूरे समझाऊंगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने इसको लेकर 1 जनवरी 2026 को यह लेटर जारी किया है, जो सभी अथॉरिटीज को भेजा गया है और साथ ही साथ सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भेजा गया है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस EI स्कीम, यानी मृत्यु के बाद जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, ऑन डिमाइज ऑफ ए मेंबर वेटरन ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड is responsible for disbursement of EI benefit to the widow oblique NOK as entitled if death of veterans takes place during the EI validity cover। देखिए, जब एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलता है, आप एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर लेते हो, तो शर्त है कि रिटायरमेंट के बाद इतने साल तक या इतनी उम्र तक भूतपूर्व सैनिक की डेथ होती है, तभी ये लागू होता है। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो आगे मैं बताऊंगा कि मौजूदा जो शर्तें हैं उसके अनुसार
रिटायरमेंट के बाद कितने साल तक या फिर कितने साल की एज तक ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वैलिड होता है, उन्हीं को ये पैसा मिलता है। दिस डिसबर्समेंट प्रोसेस कमेंस वंस क्लेम डॉक्यूमेंट आर रिसीव्ड एट एजीआई। और ये 15 लाख रुपए देने की कवायद कब शुरू होती है? जब एक बार उस भूतपूर्व सैनिक जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके परिवार वालों एनओके या जो विडो है उसके द्वारा क्लेम प्रोसेस किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए। जब ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में क्लेम पहुंचता है तभी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। तो यहाँ पे कहा कि कई बार जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही सही आते हैं, बिल्कुल करेक्ट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इन डॉक्यूमेंट में फॉल्ट होता है या फिर इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम है वो टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाता, इसमें ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कहीं मोबाइल नंबर से बार बार संपर्क करना पड़ता है, ईमेल लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, विडो से, एनओके से, जिला सैनिक बोर्ड से, वीएसके से, फॉर्मेशन से। इससे क्या होता है कि कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद में भी सही डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं होते हैं और क्लेम में अनावश्यक देरी होती है। एजीआई का काम है कि ये क्लेम जितना जल्दी हो सके विडो और एनओके को मिले, लेकिन डॉक्यूमेंट में कमियां होने की वजह से ये क्लेम पेमेंट नहीं हो पाता। तो क्या कहा है, द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन टू क्लेम द एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट हैज नो बीन सिंप्लीफाइड for ease of claimants. It is reiterated that the claim affidavit is required only if claimant is person other than the nominee or contingent nominee. इसमें क्या है, जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करने के साथ ही एक एफिडेविट बनाना पड़ता है क्लेमेंट द्वारा। उस एफिडेविट को अब यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी आगे से एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। क्लेम एफिडेविट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द क्लेमेंट इज नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी। लेकिन ये उसी शर्त पे एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है कि जो क्लेम करने वाला है वो या तो नॉमिनी है या फिर कंटीजेंट नॉमिनी है। इसके अलावा कोई है तो फिर एफिडेविट चाहिए होगा। तो यहाँ पे अपेंडिक्स ए में आगे हम जानेंगे इनको। अपेंडिक्स ए में जिसमें पूरी लिस्ट दी हुई है कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ ए चार्ट डिस्क्राइबिंग द वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर पीरियड अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वेटरन्स एंड प्रीमियम स्टेटस रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल इज गिवन एट अपेंडिक्स बी अटैच। देखिए, वन टाइम जो अमाउंट है वो रिटायरमेंट के समय एजीआई द्वारा काटा जाता है, लेकिन जब से एजीआई खड़ा हुआ है, इंश्योरेंस सेना के जवानों के लिए लागू हुआ है, तब से समय समय पर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव भी होते हैं। कभी कभी आपसे जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन काटा जाता है उसको, यदि आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद रिफंड करने का आदेश मिलता है। कभी कभी ये आपका अमाउंट जब्त हो जाता है। यदि जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस के दौरान, जो क्राइटेरिया है उस दौरान पूर्व सैनिक की डेथ हो जाए तो परिवार वालों को पैसे मिल जाते हैं। यदि भगवान उसको लंबी उम्र दे और उसकी एलिजिबिलिटी यानी रिटायरमेंट के बाद जो टाइम है वो या एज है वो क्रॉस हो जाए तो वो पैसा कभी कभी जो जमा किया था वन टाइम सब्सक्रिप्शन वो मिलता भी है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो मैं बता दूंगा आपको कि किस पीरियड में आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो आपको वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर किसी भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो चुकी है तो कितना अमाउंट मिलना था जो कि विडो ने या एनओके ने या कंटीजेंट नॉमिनी ने क्लेम नहीं किया है। प्लीज एडवाइज all the dealing authorities under your jurisdiction to forward the EI claim document as listed at Appendix A attached to this directorate judiciously and duly checked. Please disseminate the letter to down up to offices dealing with EI claim for the necessary action
एंड टू एक्स सर्विसमैन सोसाइटीज फॉर वाइड पब्लिसिटी। यानी ये हम सब की जानकारी के लिए लेटर भेजा गया है, इसलिए हमें इस लेटर को अच्छे से जानना जरूरी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपेंडिक्स ए की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यदि एक भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है, तो उसके उपरांत अधिकारियों को 30 लाख पाने के लिए और जेसीओ और जवानों को 15 लाख पाने के लिए। अब मैं पहले आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 के बाद यदि कोई सैनिक सेवानिवृत्त हुआ है और वो अधिकारी है, तो उससे 2,75,000 रुपये लिए गए थे, और जेसीओ ओआर है तो 1,20,000 रुपये लिए गए थे। अब कंडीशंस क्या है, देखिए 26 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो सेवानिवृत्ति की तारीख है उससे 26 साल के अंदर, या फिर 80 साल की उम्र, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। 30 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 75 ईयर्स फ्रॉम एज विच एवर अकर्स अर्लियर। पहले वाली कंडीशन अधिकारियों के लिए, और दूसरी वाली जो कंडीशन है वो है सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 साल के अंदर डेथ हो जाए, या फिर उम्र 75 ईयर्स से पहले डेथ हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले कंडीशन पूरी हो जाए, इस दौरान भूतपूर्व सैनिक की डेथ होने पर रिटायर्ड अफसर्स के परिवार वालों को 30 लाख रुपए और जेसीयू एंड जवानों के परिवार वालों को 15 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये 30 लाख और 15 लाख पाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इन केस द क्लेमेंट इज नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी एज मेंशन्ड इन एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो एजीआई सर्टिफिकेट ईआई सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसमें नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी के नाम लिखे होते हैं, उनमें से कोई एक है जो क्लेम कर रहा है पैसा, तो क्या चाहिए, ओरिजिनल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए भूतपूर्व सैनिक का, उसके ऊपर वैलिड क्यूआर कोड होना चाहिए। आजकल जो डेथ सर्टिफिकेट जारी होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा या डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रार द्वारा, तो उसके ऊपर क्यूआर कोड भी छपता है। साथ ही साथ कैंसिल चेक चाहिए ओरिजिनल, और उसके ऊपर नाम होना चाहिए अकाउंट होल्डर का, या फिर पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी और उसके ऊपर बैंक के साइन होने जरूरी है। आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये सब क्लेमेंट के चाहिए, और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म के ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि एजीआई आपसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सके। अब देखिए, अब क्लेमेंट जरूरी नहीं है कि जो एनओ के यानी नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी हो सकता है कि भूतपूर्व सैनिक के देहांत से पहले वो नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी ही एक्सपायर हो चुके हो, इस दुनिया में ना हो, और भूतपूर्व सैनिक ने नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी अपडेट ना कराए हो, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो इस सिचुएशन में क्या है, द एक्सटेंडेड इंश्योरेंस अमाउंट विल बी डिस्बर्स अमंग्स्ट रिमेनिंग क्लास 1 लीगल ईयर्स, यानी उसके बाद जितने भी होंगे कानूनी तौर पे जो आश्रित, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इफ नन ऑफ द क्लास 1 लीगल ईयर्स सर्वाइव, देन द अमाउंट मे बी क्लेम्ड बाय क्लास 2 लीगल ईयर्स। इसकी डेफिनेशन है, क्लास 1 में कौन है, क्लास 2 में कौन है। यानी यदि भूतपूर्व सैनिक के पति या जो पति पत्नी या बच्चे नहीं है दुनिया में, या उसने शादी नहीं की है, तो माता पिता को लागू होता है, माता पिता ही नहीं है तो फिर भाई बहन को लागू होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इफ द क्लेमेंट इज अदर देन नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू द अबोव मेंशन डॉक्यूमेंट विल आल्सो बी फॉरवर्डेड। तो पति पत्नी या बच्चों के अलावा कोई है क्लेमेंट, यानी जो इंश्योरेंस क्लेम करने वाला आदमी, तो ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए। इसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनी एंड कंटीजेंट नॉमिनी विथ वैलिड क्यूआर कोड, उस एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी, उन सब के डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और ईआई क्लेम एफिडेविट, इनके लिए एफिडेविट चाहिए। यदि नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी है तो उनके लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई आदमी है क्लेमेंट, तो फिर फॉर्मेट जो दिया हुआ है अनेक्सर 1 में, वो एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इसी के साथ इन केस एनी रिमेनिंग क्लास 1 लीगल ईयर्स डिसाइड टू डिसव दियर शेयर एज
A consent certificate on ₹10 affidavit duly attested from magistrate, tehsildar, executive magistrate, notary will be required in original in favor of remaining class 1 legal heirs. Format of consent certificate is attached as annexer 2. देखिए, क्लास 1 लीगल हियर्स यानी जहाँ जहाँ पे नॉमिनी और कंटिजेंट नॉमिनी ना हो, इसके अलावा कोई क्लेम करना चाहता हो, तो हो सकता है कि 3-4 लोग क्लेम के दावेदार हो, तो वो सब मिलके किसी एक को क्लेम दिलवाना चाहते हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो कंसेंट सर्टिफिकेट देंगे, एफिडेविट बनाएंगे, जिसका फॉर्मेट भी आगे दिया हुआ है। साथ ही कहा है कि इफ देर इज एनी माइनर मिसमैच इन द नेम ऑफ वेटरन और क्लेमेंट एज गिवन इन एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ वेटरन एंड इन बैंक पासबुक और आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ए ड्यूल नेम एफिडेविट ऑन ₹10। यानी ये कहा गया है कि जैसे क्लेम के दौरान ये पाया जाता है कि जो भूतपूर्व सैनिक है उसके नाम में कहीं कोई मिस्टेक है, या जो क्लेम कर रहे हैं विडो है या एनओ के है या कंटीजेंट नॉमिनी है, उनके नाम में कोई मिस्टेक है, तो एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा ₹10 का, जिसके ऊपर आप ये अफर्म करेंगे कि जो नाम है वो मेरा ही है, वो गलती से नाम अलग लिखा गया है, या जो भी कंडीशंस हो। अब देखिए, इफ द क्यूआर कोड ऑन डेथ सर्टिफिकेट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट, प्लीज फॉरवर्ड द फॉलोइंग। कहीं कहीं पे जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर क्यूआर कोड प्रिंट नहीं होता है, तो क्या करना है कि डेथ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड ओनली, ऐसे डेथ सर्टिफिकेट को जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्ट करवाना होगा। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड स्टेटिंग दैट क्यूआर कोड फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो क्यूआर कोड की फैसिलिटी है इस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है या इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो ये कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, हम जानेंगे कि 1 जनवरी 1981 से आर्मी ने जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस यानी ईआई स्कीम योजना को शुरू किया था, तब से लेकर अब तक रिटायरमेंट के समय कितना अमाउंट है जो प्रीमियम है रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल कटा गया है, और उसके बदले जो कंडीशंस क्या थी, और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के तौर पर जो एनओके को कितना अमाउंट मिलना होता है। तो देखिए, 81 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अफसर्स के लिए कितना अमाउंट कटा था, जेसीओ ओआर के लिए कितना अमाउंट कटा था, उनके लिए कंडीशन क्या थी, और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस अमाउंट है जो एनओके को कितना मिलना था। इनमें यदि कोई कंडीशन मीट कर रहे हैं तो अभी भी क्लेम कर सकते हैं। ये उस समय जो अमाउंट कटा था नॉन रिफंडेबल था, यानी ये जो कंडीशन के अंदर आते हैं उनको तो ईआई कवर मिलता, और ये जो 10 ईयर्स और 65 ईयर्स एज क्रॉस कर लिया, या 15 ईयर्स और 70 ईयर्स एज क्रॉस कर लिया, तो उनको ये अमाउंट रिफंड नहीं होता था। उसके बाद 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1994 तक अधिकारियों के 1640 और जेसीओ और जवानों के ₹580 कटे थे, ये भी नॉन रिफंडेबल थे। इसकी कंडीशन यहाँ पे दी गई है। फिर 94 से 99 के बीच जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, बदल गई। उसके बाद 99 से 2004 के बीच में 15,300 और 6,800 रुपये कटते थे, 3 लाख और 1.5 लाख मिलते थे। फिर 2004 से 2009 के बीच अधिकारियों के 31,300 और जवानों के 15,500 रुपये कटे थे, और इसमें अधिकारियों और जवानों के लिए रिटायरमेंट से 26 साल या फिर 75 साल उम्र, दोनों में जो पहले हो जाए, उस दौरान डेथ के दौरान 4 लाख अधिकारियों को और 2 लाख जेसीओ जवानों को, उनके परिवार वालों को मिलते थे। फिर 2009-10 में फिर शर्त चेंज हुई, अधिकारियों के 42,660 रुपये कट रहे थे, जेसीओ जवानों के 22,200 रुपये, और नॉन रिफंडेबल था। रिफंडेबल कब शुरू हुआ? 31 जुलाई 2010 और 30 दिसंबर 2013 के बीच में जो सेवानिवृत्त हुए अधिकारी जेसीओ जवान, तो उनकी यदि डेथ रिटायरमेंट के 26 साल से पहले या 75 साल की उम्र से पहले हुई हो, तब तो उनको 6 लाख और 3 लाख रुपए मिलने हैं या मिले होंगे। यदि ये लिमिट क्रॉस कर गई हो तो उनको रिफंडेबल यानी अधिकारियों को 51,900 और जेसीओ और जवानों को 25,900 रुपये वापस एजीआई से मिले थे, या जिन्होंने क्लेम नहीं किए हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास
एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप अपना दावा है जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के क्लेम डिवीजन को भेज सकते हैं। फिर आता है 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच जो सेवानिवृत्त जेसीयू जवान अधिकारी हैं, उनको यदि उनकी डेथ इस कंडीशन के दौरान हुई है तो 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए लागू है। क्लेम कर लिया जिन्होंने, अच्छी बात है। और जिनकी डेथ हुई और क्लेम नहीं किया है, जेसीयू जवान अधिकारियों की जो विधवाएं हैं या एनओके हैं या कंटीजेंट नॉमिनी है, तो वो क्लेम कर सकते हैं। और यदि ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो वो 83,300 रुपये अधिकारी और 41,590 रुपये जेसीयू जवान एजीआई से वापस ले सकते हैं। इसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा। अब 1 जनवरी 15 से 31 मार्च 17 के बीच में ये भी रिफंडेबल अमाउंट है। कंडीशन आपके सामने दी गई है, रिटायरमेंट के बाद 30 साल या 80 साल उम्र, इससे पहले डेथ हो चुकी है तो 10 लाख और 5 लाख लागू, नहीं तो 1,22,250 और 63,500 रुपये वापस रिफंड ले सकते हैं। अब 1 अप्रैल 17 से 31 दिसंबर 2021, इस दौरान भी सेम लिमिट है और अमाउंट है जो कम कर दिया गया। 1,09,220 रुपये अधिकारी का कटा, जेसीयू जवानों का 55,291 रुपये कटा था। अब 1 जनवरी 2022 से 30 मई 2022 के बीच में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों से 90,000 रुपये काटे गए और जेसीयू और जवानों के 40,000 रुपये काटे गए। यहाँ पे ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल कर दिया गया, यानी ये लिमिट क्रॉस हो गई और भूतपूर्व सैनिक की जो उम्र सलामत है तो वो ये अमाउंट वापस नहीं ले सकते, ये अमाउंट जब्त हो गया। यहाँ पे बड़ा भेदभाव है। इस दौरान यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है और ये उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो ये दावा कर सकता है एजीआई को कि मेरे से पहले जो सेवानिवृत्त होके आए उनको जब रिफंडेबल है तो मुझे नॉन रिफंडेबल क्यों। ये नॉन रिफंडेबल देखिए 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया, जो मैंने अभी आपको 1 जनवरी 22 से कहा था। 1 अप्रैल 17 के बाद में और 31 मार्च 25 के बीच में जो सेवानिवृत्त होके आए हैं उनको नॉन रिफंडेबल क्यों, उसके बाद फिर रिफंडेबल हो गया, फिर रिफंडेबल हो गया। तो इन्होंने क्या गलती की। तो ये यहाँ पे हमारे देश में समानता का अधिकार है और आर्टिकल 14, 16 हमें ये अथॉरिटी देता है कि आपके साथ में कोई भेदभाव हो रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक जो इस दायरे में आते हैं, यदि वो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशन, इस कंडीशन के दौरान या ये कंडीशन जिन्होंने पार कर ली है, 75 ईयर एज हो गई है जेसीयू जवानों की, रिटायरमेंट के या 30 साल हो गए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये 22 से जनवरी 22 से मई 22, इससे 30 साल कब होंगे, 2052-53 में होंगे। तो तब तक आपको इस चीज़ को देखना है और उसके बाद आपको ये दावा करना है कि हमें नॉन रिफंडेबल क्यों, हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए। और इस दौरान किसी की डेथ हो जाए तो परिवार वालों को 10 लाख और 5 लाख रुपए मिलेंगे। बात करें 31 मई 2022 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों जेसीयू जवानों का जो प्रीमियम है वो इस प्रकार कटा है और उनके परिवार वालों को 15 लाख और 7.5 लाख लागू है। अब आती है 1 अप्रैल 25 के बाद, तो अधिकारियों के 2,75,000 रुपये कटते हैं, जेसीयू जवानों के 1,20,000 कटते हैं और डेथ के दौरान परिवार वालों को 30 लाख रुपए अधिकारियों के परिवार वालों को और जेसीयू जवानों के परिवार वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे जो पहले बताया गया था कि अनेक्सर में एफिडेविट के फॉर्मेट दिए हैं, तो यहाँ पे अनेक्सर 1 में केवल उन्हीं को बनाना है जो क्लेम करने वाला नॉमिनी और कंटिजेंट नॉमिनी नहीं है, यानी इसके अलावा कोई क्लेम कर रहा है तब अनेक्सर 1 जो एफिडेविट है वो बनाना है। पहले ये सभी के लिए लागू था, जो कि यहाँ पे हटा दिया गया है। दूसरा है कंसेंट सर्टिफिकेट, यानी एक से ज़्यादा क्लेम करने वाले हैं, जैसे कि नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा क्लेमेंट है और वो लीगल ईयर क्लास 1 और क्लास 2 में एक से ज़्यादा क्लेमेंट है, तो वो सब मिलके अमाउंट किसी एक को दिलवाना चाहते हैं तो बाकियों के कंसेंट लगेंगे। तो ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर कंसेंट सर्टिफिकेट बनाना होगा। और ये है कि नाम में कहीं पे छोटा मोटा मिस्टेक है, ड्यूल नेम एफिडेविट है, तो ये एफिडेविट बनाना पड़ेगा। चाहे वेटरन है तो वेटरन की ओर से भी बनेगा, जो डेथ हो चुकी है उनकी
खुद साइन नहीं करेंगे लेकिन परिवार वाले साइन करेंगे, या फिर जो वाइफ है, विडो है, एनओके है, कंटेंजेंट नॉमिनी है, उनके नाम में भी कहीं गड़बड़ है, तो उनको ये ड्यूल नेम एफिडेविट बनाना होगा। और इस प्रकार इस लेटर में जो एनेक्सर और एफिडेविट और जानकारी है वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई है, समझाई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेटर समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ होती है, कोई कहेगा कि हर एक लेटर को पढ़ के बताने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो आईटी सेवी है, यानी अच्छा उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ, अच्छी इंग्लिश जानते हैं, अच्छा अच्छा पढ़ना लिखना जानते हैं। ऐसे लोग हमारे पूरे जो वेटरन समाज है या उनके परिवार वाले हैं, उनमें से केवल 30% है। बाकी 70% हमारे भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, वो या तो बहुत पहले सेवानिवृत्त हुए, पढ़ना कम आता है, या फिर आज उनकी जो है नज़र है वो कमज़ोर हो चुकी है, छोटे लेटर पढ़ नहीं सकते, या फिर वो भूतपूर्व सैनिक आज दुनिया में नहीं है, परिवार वालों को इस लेटर को पढ़ने के बावजूद भी पता नहीं चलता। इसलिए जानकारी वही होती है जो आपको एक लाइन बाय लाइन बताया जाए कि इस लेटर में क्या लिखा है। आपको लेटर पढ़ के समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देख के समझ में ज़रूर आएगा। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी भी सरकारी लेटर को तरतीब वाइज़, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया जाए, कोई भी जानकारी इसमें छूट ना जाए। क्योंकि इस लेटर में ही लिखा हुआ है कि जानकारी के अभाव में एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम है जो, उसमें कई सारे ऑब्जेक्शन लगते हैं, फिर उसके ऊपर पत्राचार चलता रहता है। वो समय पे जिनको लागू है ईआई कवर पेमेंट करना, उनको पेमेंट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है। इसलिए मैंने लेटर को आपको अच्छी तरीके से समझाया, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप सोचते हो कि मैं आगे शेयर कर दूं, इसका कोई पैसा नहीं लगता, आप शेयर भी कर सकते हैं। आप ये भी सोचते हो कि इस प्रकार की जानकारियाँ हमेशा मिलती रहे, तो आप फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पे क्लिक करो, फिर बेल आइकन पे उँगली लगाओ और ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, वो आपको मिलते रहें, और आप जो है ताज़ा जानकारियों के साथ हमेशा अपडेट रहें। तो लेता हूँ विदा इस वीडियो में, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।